आनंद भाई साहब, जरा एक चीज आपसे समझ लें। एनडीए का एक बार बार ये कहा जाता है कि एनडीए के पास बड़ा भारी संगठन है, 13 करोड़ सदस्य हैं। हालांकि 13 करोड़ सदस्य हैं, वोट मिले हैं 23 करोड़। मतलब एक घर में शायद एक सदस्य एक वोट भी नहीं दिलवा पाया, लेकिन 13 करोड़ सदस्य हैं। और इधर जो इंडिया गठबंधन है, उसके पास अगर कोई कैडर के नाम पे है तो कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर कहिएगा। बाकी कांग्रेस तो बहुत वीक है संगठन में। लेकिन वीक संगठन के बाद भी, कमजोर संगठन के बाद भी, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को बिल्कुल ठीक से जीता है कांग्रेस ने। तो थोड़ा इस संगठन की बात पे आनंद भाई साहब, आप इसलिए क्योंकि आप विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन हो, शिक्षकों का आंदोलन हो, शिक्षकों का यूनियन हो, इन सबको देखें, क्या संगठन इतना महत्वपूर्ण है कि जिससे मतलब आप बहुत पीछे रह जाएंगे? देखिए, चुनाव में संगठन की वही भूमिका होती है जैसे बारात में घरातियों की होती है। इसके अलावा कई कारणों से लोग जुड़ते हैं, हिस्सा लेते हैं, लिहाज करते हैं। मैं पिछले दिनों कर्नाटक के चुनाव की तैयारी के संदर्भ में और उसके समय में भी कोई 6-7 बार गया, और लोगों ने कहा कि अगर कर्नाटक के चुनाव में ये कांग्रेस के लोग आपस में लड़ना बंद कर देंगे तो असर अच्छा आएगा, और वो हुआ। तो ये जो पन्ना प्रमुख, बूथ इंचार्ज, 13 करोड़ सदस्य, ये एक अफवाह है जो इनको मुबारक हो, और इसमें वो जिंदा रहें तो उनके लिए बुरा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। ये जो राज्य सत्ता के साथ जुड़े लोग होते हैं, ये गुड़ की चींटियां होती हैं। जिसके पास सत्ता होती है वो चींटियों की तरह से उस गुड़ से चिपक जाते हैं। सत्ता किसी और के पास चली गई तो वो बिखर। आज कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के वो लाखों करोड़ों लोग कहाँ हैं, खोजने की जरूरत है। वही हाल हिमाचल में भी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, हर बड़े संगठन की तरह से इसमें भी दरारें बहुत है। मैं मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताऊं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी नाम का एक संगठन है, उसमें 3 घर बसे हुए हैं। एक है शिवराज भाजपा, एक है महाराज भाजपा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक, और तीसरी है नाराज भाजपा, जो न शिवराज के साथ है न ज्योतिरादित्य के साथ हैं। वो तीसरे कहते हैं कि इस बार इनको पानी पिला के छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। तो ये सत्ता में रहने का अपना दोष होता है, अपना विकार होता है कि गुटबंदियां होती हैं और एक नकली चमक भी होती है। ऐसे ही राजस्थान में मैं पिछले दिनों गया था, वहाँ गांधी जी के संग्रहालय का, बनारस में तो उन्होंने तुड़वा दिया, उधर अशोक गहलोत ने जोड़ा है। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ तो 2 भाजपा खुलेआम है, जयपुर से लेकर के जालौर तक सबको मालूम है। एक है मोदी और शाह की भाजपा, और दूसरी है रानी साहिबा की भाजपा। तो ये सच इनको देखना पड़ेगा। जहाँ तक विरोधी दलों का है, इनकी बारात सजते सजते सजेगी। इनका आपस का टकराव रहा है, धीरे धीरे समझदारी आती है, बीच में खुशखबरियां आएंगी। जैसे घोसी का उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के, एक उपचुनाव ने 80 लोकसभा सीटों का माहौल बदलना शुरू कर दिया है। और खुद समाजवादी पार्टी का नेता, जो वैसे ट्विटर पर ज्यादा उछल कूद करता था, कूद करके गया और जयप्रकाश नारायण जी को माला पहना आया और कहा उस पर विरोधी दल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने जयप्रकाश जी को काले कपड़े में बांध रखा था, कि ये गुंडई और दबंगई दिखा रहे हैं। दबंगई आप दिखा रहे हैं, आप जगह जगह जयप्रकाश गांधी की विरासत पर हमला कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, और ये सब आम लोग देख रहे हैं, जो न इधर खड़े हैं न उधर खड़े हैं। और जो आपने अभी संपत सरल जी से पूछा था कि समय उसका भी अपराध लिखेगा जो तटस्थ रहेगा, तो धीरे धीरे तटस्थता भी घटती चली जाएगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, लोग बोलने लगेंगे। और जैसा अभी कहा जा रहा था, ये चुनाव इमरजेंसी भी ज्यादा आतंक के माहौल में हो रहा है, तो लोग जितना चुप रहेंगे उसमें उतनी भलाई है। बोलेंगे बूथ पर जाकर के। एक साथ आपने 100 पत्रकारों को घेर लिया, उनका लैपटॉप ले लिया, उनका मोबाइल ले लिया। ये क्या हो रहा है? ये डर है। ये पत्रकार जो कोई क्रांतिकारी लोग नहीं है, ये तलवार नहीं चला रहे, खाली कलम चला रहे हैं, अपनी आवाज बता रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि इस समय के माहौल में एनडीए का शिराजा बिखरा हुआ है। इनके साथ नीतीश कुमार थे,
इनके साथ प्रकाश सिंह बादल थे, इनके साथ उद्धव ठाकरे थे, इनके साथ जयललिता की पार्टी थी। आज इनमें से कोई इनके साथ सार्वजनिक तौर पर चलने को तैयार नहीं। नए बाराती जुड़े हैं, जैसे वो जो कर्नाटक वाला है, वो न इधर था न उधर था, अब इस समय आ गया है और उसके लिए देवगौड़ा जी पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की तरह से उधर जा रहे हैं। लेकिन अब ये देर हो चुकी है बहुत। 9 बरस का समय होता है ना आनंदवर्धन जी, 9 बरस का समय। अब कोई नया कुछ बचा नहीं है। ये G20 जैसी नकली उत्सव की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन महंगाई और कमाई, बेरोजगारी और घटती हुई आर्थिक हालत, आपने अभी सुना कि किसान नाराज है, गृहिणी नाराज है, नौजवान भी पिटा हुआ है। अभी मैं इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस में विद्यार्थियों से मिलकर निकला हूँ। हर जगह विद्यार्थी पराजित है। कोई आंदोलन नहीं है, लेकिन क्षोभ है। फर्स्ट टाइम वोटर से इनको बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस बहस को जारी रखना चाहिए। हमसे जितनी हो सके उतनी इंडिया फ्रंट की आलोचना करनी चाहिए, जिससे कि इनका कोई कोर कसर न रह जाए, इनको जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास ना आ जाए। जैसे ही इन लोगों में आत्मविश्वास आया तो ये नेता लोग हैं, फिर ये किसी की नहीं सुनेंगे, अपना ही चेहरा आईने में उठ के देखेंगे, दूसरों को नहीं गिनेंगे। तो इनको महसूस करना चाहिए कि हर छोटे बड़े की अपनी अपनी जगह है, मिल के चलना है। मिलेंगे तो बचेंगे, टूटेंगे तो फिर हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। हमेशा के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, बजाय विधानसभा और लोकसभा में इनमें से ज्यादातर मूर्तियां तिहाड़ जेल में, बनारस जेल में, लखनऊ जेल में नजर आएंगी। जी जी। प्रोफेसर आनंद, में एक चीज मुझे और बताइए कि एक चीज और हो गया कि गांधी बहुत रेलेवेंट हो गए हैं। इस बीजेपी सरकार ने कुछ और किया चाहे नहीं किया, इनडायरेक्टली गांधी को कम ज्यादा मानने वाले कम से कम एक जगह हैं और गांधी उनको रोज याद आते हैं। एनडीए के पास कौन नेता है? क्योंकि एनडीए के पास तो सावरकर ही हैं और इंडिया के पास गांधी है। सावरकर की अपनी एक लाइन है, मैं जिस तरह से वो चलाते हैं वो बहुत, आपको रोज सुबह से शाम तक दिखता है, उनकी सारी बात देख लीजिए, उनका सारा वो देख लीजिए, वो उसी से। इस पे भी जरा मैं आपसे एक समझना चाहूंगा कि गांधी किस हद तक, क्योंकि गांधी तो केवल सत्ता की बात नहीं करते थे ना, गांधी तो सामाजिक परिवर्तन की बात करते थे। तो इस पे एक छोटी टिप्पणी आपसे आनंद भाई साहब। देखिए, गांधी का जो एक तरह का फिर से वापस आना है, इसमें कांग्रेस की, समाजवादियों की या ममता बनर्जी की कोई भूमिका नहीं है। इसमें आरएसएस की भूमिका है। ये लंबी बहस का हिस्सा है और जिस तरह से गांधी पर ये हमलावर हुए हैं उसको देख करके जो तटस्थ लोग भी हैं, जैसे अम्बेडकरवादी, मार्क्सवादी, वो भी आश्चर्यचकित हैं और वो भी सक्रिय प्रतिरोध का हिस्सा बन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि गांधी के बहाने ढेर सारे लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में थे वो भी एकजुट हुए हैं। और चुनाव का जहां तक सवाल है, नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, महंगाई मुद्दा नहीं बनती है, रोटी का इंतजाम बाद में हो जाएगा। जो मुद्दे वोट के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं वो 4 चीजों का रसायन बनता है, केमिस्ट्री बनती है। एक होता है अपनी सुरक्षा की बात, उसमें देश की सुरक्षा भी आ जाती है। बालाकोट हो जाएगा तो बाकी सब मुद्दे पीछे चले जाएंगे, कारगिल हो जाएगा तो बाकी सब मुद्दे पीछे चले जाएंगे। दूसरा है हिस्सेदारी, हमें कितनी हिस्सेदारी मिल रही है। अगर इंडिया ने जो जमाते हैं उनको हिस्सेदारी का आश्वासन दिया, टिकट के जरिए उसका सबूत दिया, हिस्सेदारी मिली तो लोग हिस्सा लेने के लिए आगे आएंगे। तीसरी बात है पहचान, अस्मिता। आपने मुसलमानों को, दलितों को और अभी चुनाव में बहस के साथ जाति जनगणना का मुद्दा उठा करके बहुत सारे लोगों को अपनी पहचान का, अस्मिता का, आइडेंटिटी का सवाल उठा दिया है। और आखिरी बात है इज्जत। इज्जत खतरे में है। ये चारों चीजें मिलकर ऐसा एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करती हैं कि लोगों को फैसला लेना ही पड़ता है, क्योंकि किसी न किसी पक्ष में वोट डालना ही है। और अभी की जो परिस्थितियां हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार के स्तर पर, उससे ज्यादा बजरंग दल के स्तर पर, उससे ज्यादा विश्व हिंदू परिषद के दल स्तर पर, उससे ज्यादा ये जो बाबा लोग हैं यहाँ वहाँ और हर जगह, उनके आयोजनों, उनके भाषणों के स्तर पर लोगों में डर फैलाया जा रहा है और लोगों में अपनी इज्जत को लेकर के चेतना पैदा की जा रही है। इसलिए बहुत सारी दरारें अपने आप पट रही हैं।
और इनके लिए एक माहौल बन रहा है। लेकिन मैं आखिरी दिन तक कहूँगा कि हमको इनको सजग करते रहना कि तुम नहीं जीत रहे हो भाई, तुम्हारा अभी ताज़ा-ताज़ा गठबंधन बना है, तुम्हारे गठबंधन में ये भी कमी है, वो भी कमी है, वो भी कमी है। इसमें जो बड़ी पार्टियां हैं क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी, उनको बड़ी सतर्कता से चलना पड़ेगा और जो छोटी पार्टी, जो जितना छोटा है उसका उतना ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाकर के इंडिया का प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। और ये बात भी सही कि इंडिया अब रिएक्टिव फेज में नहीं है। अब ये खाली चौकीदार चोर है वाली बात नहीं कर रहे हैं, अब ये बात उठा रहे हैं जातीय जनगणना की, रोजगार नीति की, ये बात उठा रहे हैं आर्थिक मुद्दों में किसानों की हिस्सेदारी की। और कुछ सरकारें हैं जहां से इनको नमूना पेश करना पड़ रहा है। राजस्थान ने अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लागू की है, कर्नाटक में 5 वादे किए और 5 वादे की एक हिसाब किताब की व्यवस्था बना दी है। एमएलए भी मिल रहा है लोगों से, चीफ मिनिस्टर तो मिल ही रहा है। एक नया तेवर, एक नए अंदाज से हुकूमत हो रही है और उसका फर्क अगल बगल पर पड़ रहा है। लेकिन आखिरी बात मैं ये बता दूं, ऐसे लोग भी इस समर्थन में आ गए हैं जो खाली संविधान बचाओ वाले नहीं हैं। अभी महाराष्ट्र के लोगों का एक सम्मेलन हुआ बेंगलोर में, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोग एक साथ जुटे, उसमें एक नया नारा मैंने सुना, संविधान बचाओ संविधान बढ़ाओ। ऐसे लोग भी इस आंदोलन में साथ आ रहे हैं जो संविधान में भी कुछ तरमीम चाहते हैं, इसका विकास चाहते हैं, इसमें प्रगतिशीलता लाना चाहते हैं। जैसा संविधान है वो अपने आप में सुरक्षा लायक है, लेकिन इसमें विस्तार की भी गुंजाइश है। और वो आंदोलन भी जो परिवर्तन चाहते हैं समता के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, वो भी अब बीजेपी या एनडीए के साथ कोई उम्मीद नहीं रखते। रामविलास पासवान जी का जमाना जा चुका है। अभी खुलेआम जो अनुभव है उसमें कोई नई व्याख्या करने की गुंजाइश नहीं है। ये बहुत संकीर्णतावादी लोगों की जमात है जो एक खास तरह की दबंगी के साथ, ठसक के साथ हुकूमत चलाना चाहते हैं। और जाने अनजाने जो यथास्थितिवादी ताकतें हैं उन्होंने इनकी लगाम अपने हाथ में पकड़ ली है। फिर अब परिवर्तन की गुंजाइश इनकी तरफ से होने की कोई बात नहीं है। और इसलिए जो माहौल बन रहा है इजराइल और हमास के झगड़े से लेकर के कश्मीर तक, उसमें हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि हम लोग बहुत एक परेशानी की विदेश नीति, परेशानी की अर्थनीति और परेशानी की राजनीति के सामने खड़े हैं।